क्योंकि महाराष्ट्र में राज साहब इसलिए आ सकते हैं कि एक मराठी अस्मिता महाराष्ट्र के लिए जो उन्होंने जगाई है। अच्छा। मराठी अस्मिता जो उन्होंने जगाई है माननीय राज साहब ठाकरे ने, इसके वजह से महाराष्ट्र की जो मराठी लोग हैं वो उनको साथ देंगे। मैं ये जानना चाहूँगा, आपने मराठा शब्द मराठी भाषी लोगों का नाम लिए, तो अभी मराठा आरक्षण भी बहुत जोर शोर से ये मुद्दा गर्म है, तो क्या आपकी सरकार इन फ्यूचर अगर उनका मुख्यमंत्री बनता है तो आप मराठा आरक्षण लाएंगे? नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़। मैं नाविद आदमी। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है महाराष्ट्र नव निर्माण सेना उत्तर नागपुर के युवा उपाध्यक्ष माननीय लाला भाई, और हमारे साथ मौजूद है उत्तरी नागपुर के बबलू गायकवाड़ सर। आइए आज हम जानते हैं लाला भाई से कि क्या है उनकी पार्टी की रणनीति आने वाले निकाय चुनाव में। लाला भाई, मेरे सवालात चालू होने से पहले हमारे दर्शकों को अपना इंट्रो दीजिए। जय भीम, जय महाराष्ट्र, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं लाला ससाने, उत्तर नागपुर उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र निर्माण सेना से मैं एक जनप्रतिनिधि उत्तर नागपुर से काम करता हूँ। सर, आपकी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कब गठित हुई और उसका उद्देश्य क्या है? हमारी महाराष्ट्र निर्माण सेना सन 2009 में गठित हुई है, जब राज साहब ठाकरे ने शिवसेना 2009 में छोड़ी और 2009 से महाराष्ट्र निर्माण सेना का महाराष्ट्र का नवनिर्माण चालू करने के लिए एक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सम्मानीय राज साहब ठाकरे ने स्थापित की। तो राज ठाकरे साहब जो पहले शिवसेना में थे, उनने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया। ऐसी क्या वजह आन पड़ी कि उन्हें उद्धव ठाकरे जी का साथ छोड़ना पड़ा? बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र के एक हिंदू दैवत थे जी, जिस वजह से महाराष्ट्र का जो पालन पोषण जो करना है वो आज के ज़माने में मेरे विश्वास से नहीं, जनता के विश्वास से भी माननीय सम्मानीय राज साहब ठाकरे ये कर सकते हैं। पर बट कुछ दोनों भाइयों में कुछ बातें हो चुकी थी, इसके वजह से राज साहब ठाकरे ने उद्धव साहब से अलग होके एक महाराष्ट्र निर्माण सेना स्थापित की और महाराष्ट्र के भविष्य के लिए उन्होंने कुछ आगे देखा, इसलिए महाराष्ट्र निर्माण सेना उन्होंने खड़ी की। आपने बाला साहब ठाकरे जी का नाम दिए कि वे हिंदुओं के आइडल थे, तो मैं ये जानना चाह रहा था, अभी आज की जो हिंदू समाज है महाराष्ट्र की, आज उद्धव ठाकरे जी को एक हिंदू नेता ना देखते हुए डेमोक्रेटिक यानी धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में देखे गए। तो आपको क्या लगता है, इस तरह से क्या वो आगे भी मुख्यमंत्री के पद पे टिके रहेंगे? क्या कहना है इस पर आपका? मुझे तो भविष्य में ऐसा लगता है, आगे चल के तो महाराष्ट्र का जो जीवन है और महाराष्ट्र के बारे में एक में व्यक्ति ऐसा एक नेता है जो है माननीय सम्मानीय राज साहब ठाकरे। ये महाराष्ट्र के आगे आने वाले 2024 में जनता, महाराष्ट्र की जनता में वो मुख्यमंत्री के रूप में आने वाले हैं, ऐसी महाराष्ट्र की जनता का भी कहना और मेरा भी कहना है। पर ऐसा आपको क्यों लगता है कि राज ठाकरे जी आएंगे, उद्धव ठाकरे जी नहीं आएंगे? क्योंकि महाराष्ट्र में राज साहब इसलिए आ सकते हैं कि एक मराठी अस्मिता महाराष्ट्र के लिए जो उन्होंने जगाई है। अच्छा। मराठी अस्मिता जो उन्होंने जगाई है माननीय राज साहब ठाकरे ने, इसके वजह से महाराष्ट्र की जो मराठी लोग हैं वो उनको साथ देंगे। और हमारे पक्ष में जो सीटें आएंगी उसके ऊपर निर्भर हो गया हमारे साहब मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा, आपने मराठा शब्द मराठी भाषी लोगों का नाम लिए, तो अभी मराठा आरक्षण भी बहुत जोर शोर से ये मुद्दा गर्म है,
तो क्या आपकी सरकार इन फ्यूचर अगर उनका मुख्यमंत्री बनता है तो आप मराठा आरक्षण लाएंगे? वो तो साहब के ऊपर निर्णय है। मैं तो उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता, और मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता रहते हुए तो मैं ये सारे बातें बोल नहीं सकता हूँ। वो साहब निर्णय लेंगे, उसके ऊपर अवलंबन रहेगा वो बातें। ठीक है। अगर अपन बात करें केंद्र सरकार, उद्धव ठाकरे जी जो है वो बीजेपी के साथ भी काम कर चुके हैं और अभी कांग्रेस के साथ भी काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है उनके इस काम करने के जो तरीका है, इसके पीछे क्या कारण है? वो दल क्यों बदलते रहते हैं? सम्मानीय हिंदू सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे जी। इन्होंने आखिरी तक बोला था कि हम बीजेपी नहीं छोड़ेंगे। वे ऐसा क्या कारण हो गया जो उद्धव ठाकरे जी ने एक टाइम बीजेपी छोड़ दिया? क्या यही कारण है कि जो पहले से राज ठाकरे जी ने उनसे अलग हो गए? क्या उनको आशंका थी कि ये दल बदल हो इंसान है? सत्ता में आने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। इसलिए शिवसेना ने महाआघाड़ी से युति करके उद्धव साहब मुख्यमंत्री बनने के इसमें थे, इसलिए मुख्यमंत्री बन गए। सत्ता उनको, शिवसेना को सत्ता चाहिए थी और एक ठाकरे परिवार से मुख्यमंत्री चाहिए था शिवसेना में, इसलिए महाविकास आघाड़ी तैयार करके उन्होंने महायुति में वो मुख्यमंत्री बने। तो सर ये तो बात हो गई अपनी असेंबली चुनाव की। अगर अपन बात करें आने वाले निकाय चुनाव की, उसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की नागपुर में क्या पकड़ है? अगर मैं आपके उत्तर नागपुर की बात करूं तो उसमें आपको क्या लगता है, आपकी कैसी तैयारी है? इस बार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उत्तर नागपुर से पूरी सीटें लड़ाएगी, नागपुर शहर से पूरी सीटें लड़ाएगी। और हमारे साहब ने ये माननीय सम्माननीय राज साहब ठाकरे साहब ने भी बोला है, हम महाराष्ट्र में से हम पूरी सीटें लड़ाएंगे। और उत्तर नागपुर का जो कहना है, हम बीच में अभी माननीय सम्माननीय राज साहब ठाकरे जी को मिलने गए मुंबई, उनके कुर्स्तुकुंज पे, तो हमने उनसे वादा करके आए हैं कि हम उत्तर नागपुर में से कम 10 सीट निकाल के दिखाएंगे। 10 सीट आप निकाल के दिखाएंगे। तो इसके लिए आप लोग अभी क्या तैयारी किए हैं? आप लोग क्या क्या प्रोग्राम कर रहे हैं? हमारी तैयारी चालू है। पिछले 2017 में मैं एक उम्मीदवार था प्रभाग क्रमांक 3 से, और मेरे साथ प्रभाग में और मेरे साथ 3 कैंडिडेट थे। मैं एससी कैंडिडेट में से मैं खड़ा था मैं जी। और मैंने कम से कम 2000 के लगभग मैंने वहाँ पे मतदान लिया हूँ, और गरीब लोगों ने और जनता ने मुझे साथ दिया है। मैं घर का एक गरीबी इंसान हूँ, और हमारे जो नाम है ससाने, हमारे प्रभाग 3 में हमारा नाम जो ब्रांड है हमारे पिताजी से लेके, एक समाज सेवक हमारे पिताजी थे, उसकी वजह से आज मेरे भी आने की, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे प्रभाग क्रमांक 3 या वार्ड होता है, वार्ड से मुझे लोग साथ देंगे, और मैं उनका पूरा मैं सहयोग करता हूँ। जो भी काम आता है मैं कभी ना नहीं बोलता, और काम मैं पूरा सक्सेस करके देता हूँ, तभी मैं उनका वो मुझे धन्यवाद करने की मेरे को नौबत मिलती है। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आप अभी उत्तर नागपुर में रहते हैं, तो उत्तर नागपुर में आपके प्रभाग में अभी वर्तमान में क्या क्या काम बाकी है? क्या आपको कमी लगती है जो आपकी सरकार आने के बाद आप उसको दूर कर देंगे? प्रभाग क्रमांक 3 उत्तर नागपुर अभी फिलहाल प्रभाग है। आगे चल के सरकार क्या निर्णय लेती है, चुनाव आयोग क्या लेती है, वार्ड होता है, 2 का प्रभाग होता है, पर अभी जो प्रभाग क्रमांक 3 ऐश्वर्या नगर, गरीब नवाज नगर, हमीद नगर, संगम नगर, योगी अरविंद नगर, पांडे की बस्ती, वंदेवी नगर, विनोभावे नगर, सारे ये चीज़ों में सबसे पहले तो मेरा बचपन वहाँ पे है। मेरा ऐश्वर्या नगर में मेरी पैदाशी हुई है। आज मेरे को कम से कम 36 वर्ष हो गया है मुझे। मैंने तो आज तक वो एरिया में मैंने मैदान कभी देखा नहीं हूँ। जो आज मैं बड़ा हो गया, आज मुझे 2 बच्चे हैं। मेरे बच्चे बोलते पापा आप सारे ये चीज़ें करते हो, तो यहाँ पे एक उद्यान ला के मुझे क्यों नहीं देते बच्चों के लिए खेलने के लिए, वॉकिंग। हम कुछ वैशाली नगर गार्डन जाना पड़ता है, हम
जनता को, बच्चों को क्या जवाब दे। आज यहाँ पे पालक मंत्री जी नितिन राउत जी है, और 10 साल इसके पहले भी रह चुके हैं, और अभी भी वो लेटेस्ट में पालक मंत्री है, आमदार है, ऊर्जा मंत्री है। मैंने बहुत से बार मैंने उद्यान का भी मैंने ज्ञापन दिया ऊपर, बट हमारे इधर ऐसा है कि उद्यान के लिए एनआईटी की जगह है, एनआईटी एनओसी देंगी। उद्यान विभाग का कहना यह है कि एनआईटी एनओसी देंगी तब हम उसको हम डेवलप करेंगे। अब एनओसी देने के लिए एनआईटी तैयार है नहीं, तो मैं अभी जाऊँ तो जाऊँ किसके पास। तो मैंने तो 2-3 बार मैंने लेटर दिया। अब वो तो विभाग क्या बोलता है, गार्डन विभाग क्या बोलता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया हूँ। मैं पालक मंत्री साहब से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पे एक प्रभाग के अंदर उद्यान आना चाहिए, जैसे कि वैशाली गार्डन अपना अंबेडकर उद्यान है, उस टाइप का वहाँ पे एक उद्यान बनना चाहिए। हमारे पास जगह है, हम जगह दिखाते हैं आपको, आप एनआईटी से एनओसी लो और जनता को दिखाओ कि भैया यहाँ पे उद्यान बन रहा है करके, कुछ एक भरोसा तो रहेगा। हमने प्रयत्न की है, महाराष्ट्र निर्माण सेना प्रयत्न कर रहा है। तो जैसे कि आपने अभी एनआईटी का नाम लिया है, एनआईटी एनओसी नहीं दे गई है, तो एनआईटी का ये एक मामला आप ही के उत्तर नागपुर में आया है। एक पूरी बस्ती को जिसमें 300 से ज़्यादा घर है, नोटिस दे दिया गया है कि वो इलीगल तौर पे रह गए हैं, और वहीं पे उन्हें पुनर्वास की भी कोई अभी तक व्यवस्था बारिश में नहीं की है। तो उस पर आपका क्या कहना है, क्या कि ये कोई राजनीति है या वास्तव में वो लोग इलीगल तौर पर रह गए? सर, प्रभाग क्रमांक 3 बोलो या उत्तर नागपुर बोलो या नागपुर शहर बोलो, जहाँ पर भी एनआईटी के जगह है, सभी जगह कई जगह तो पॉलिटिशियन चल रहा है। क्योंकि जो एनआईटी की जगह है ज़्यादा करके नेता लोग ही कब्जा कर लेते उस पर। अच्छा, ज़्यादा करके नेता लोग ही कब्जा कर लेते। नेता लोग कब्जा कर लेते, बोलते कैसा कि मुझे बंगला बनाने का, मुझे स्कूल डालने का, मुझे कॉलेज के डालने का, अपने नाम से कर लेते सारी चीज़ें। कोई लीज पे ले लेता है, पर एक गरीब धंधा करने वाला रहेगा उसको क्यों नहीं देते आप लीज पे। अभी मेरे प्रभाग क्रमांक 3 की ये बात है, एक बीजेपी का कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उसने वहाँ पे अतिक्रमण किया। एनआईटी बोलती है, मैं खुद गया एनआईटी का, गीते मैडम के पास। एनआईटी बोलती है कि हमने उनको अलर्ट कर दिए प्लॉट। अरे कौनते बेसिस पे प्लॉट अलर्ट किए तुमने? वो बंदा वहाँ पे आया ही नहीं रहने के लिए, तुमने प्लॉट अलर्ट कर दिए, खाली जगह है और वो ऑप्शन की जगह है, तो बीजेपी के बंदे को तुमने दे दिए, तुमने अलर्ट करके। हाँ, आज मैं बोला वो पदाधिकारी है तो ठीक है, आज उनकी सत्ता है तो ठीक है। हाँ, एकांत तुम गरीब को दे दो, धंधे के लिए क्यों नहीं दे सकते आप? तो यानी आप कहना चाह रहे हैं, जो अगर नेता कब्जा करता है तो वो उसको अलर्ट हो जाती है, और वहीं कोई गरीब कब्जा करता है तो उसको खाली करवा दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है, हकीकत है ये। मैं बता रहा हूँ, 1500 स्क्वायर फीट का प्लॉट अलर्ट हुआ है उनको, उनके नाम से रजिस्ट्री हुई है। 1500 स्क्वायर? हाँ, उनके नाम से रजिस्ट्री हुई है, नेताओं के नाम से। अरे जिनके घर में सत्ता रहेंगे तुम उनको बराबर दे रहे हो, और हमने मांगे तो बोलते अलर्ट हुआ है, ये ऑप्शन की जगह है। ऑप्शन की जगह है तो हमको भी तो ऑप्शन दो, हम पैसे दे रहे हैं ना, हम फुकट तो लेना नहीं चाहते। हमारी जनता, वहाँ की जनता जो गरीब जनता है, आज यशोदा नगर में लोन पास नहीं होता, आज हमारे प्रभाग में लोन पास नहीं होता। कुछ लेने के लिए जाओ, गाड़ी घोड़ा कुछ भी लोन पास नहीं होता, कीमत ही नहीं वहाँ पे प्लॉटों की, और एनआईटी बोलते कि हम आपको देते नहीं। अरे तुम आप बोलो ना, आप गरीबों को साइड में रख रहे हो और अमीरों को दे रहे हैं। एनआईटी किसकी हो गई फिर? अमीरों की, गरीबों को कहा नहीं। आज अतिक्रम करके लोग बैठे हैं, आप बोलते कि अतिक्रम तोड़ने जाते हैं। अरे गरीबों का अतिक्रम काहे के लिए तोड़ रहे हैं? आप उनको बोलो ना कि ये हिसाब से पैसे भरो, ये आपका रेट है, ये हिसाब से आप पैसे भरो। गरीब क्यों नहीं देंगे? आज किराए से कोई रहता है तो वो भी किराया भर रहा है 2000-3000, तो वो जनता को परेशान क्यों करना चाहते हो आप? आज मुझे बताओ, उस जगह में ना एक अंदर कॉलेज है, ना बड़ा हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल है तो डागा हॉस्पिटल, मेडिकल हॉस्पिटल, मेयो हॉस्पिटल, ऐसे जगह जाना पड़ता। बाकी तो प्राइवेट है। सरकारी हॉस्पिटल एक अंदर लाओ मेरे सरकार, एक हॉस्पिटल लाओ, एक इंजीनियर कॉलेज लाओ। इंजीनियर कॉलेज आया था तो देवेंद्र फडणवीस साहब ने उधर लेके गए अपने विधानसभा में। अरे तो यहाँ पर भी तो लाओ ना यार, लोग अतिक्रम कर कुछ सुविधा करेंगे, हमारा एरिया चमकेगा,
तब समझ में आएगा कि भैया कि यहाँ पे ये यशवंत नगर में लोन भी पास होता है करके, वाप ना पा रहा पर कुछ होता ही है। एनआईटी जी आपको भी बता रहा हूँ मैडम कि आप भी आने की यहाँ पे कुछ ध्यान दीजिए हमारे प्रभाग के अंदर, हमारे यशवंत नगर के अंदर, तभी आके जनता सुधरेंगी। तो आपको क्या लगता है पालक मंत्री भी उत्तर नागपुर के हैं, उसके बावजूद भी वो वहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा उनके पीछे क्या मकसद होगा? सर पालक एनआईटी लाने की का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो माननीय नितिन रावत साहब का ही बताया जा रहा है। नहीं तो पालक मंत्री जी तो है ही हमारे, पर हमारे आमदार भी है। और बट बात ऐसी है कि हमारे पालक मंत्री जी ने वहाँ पे काम कर चुके हैं उत्तर नागपुर के अंदर। हम ऐसा नहीं बोलते 10 साल है, पर सबसे पहले आज पालक मंत्री जी 15 साल से 20 साल से है यहाँ पे उत्तर नागपुर के अंदर का, ये सभी को मालूम है। आज आपने किए कमाल चौक, इंदिरा चौक, यादव नगर, दुर्गा जी चौक, अरे रिंग रोड पार करके तो देखो, ठीक है रोड बना दिए, पुलिया का काम होगा, सारी चीज़ों का एक रास्ता मिल गया, वो भी पुलिया के अंदर कोई ना कोई लाशें गिरती रहती है, मरते रहता है। आखिर वो बना। अरे वहाँ पे जीवन वापिस जब ये हुआ, वो हमारे एक लड़की मुस्कान अंसारी, उस टाइम में मैं वहाँ पे खुद था। मुस्कान अंसारी के टाइम में भैया ऐसे हालात हुए वो लड़की के, दूसरे दिन भी वही हालत। उसको देखने के लिए पवनगांव गए, उसके भाई साहब का फ़ोन है लड़की के, भैया जी लड़की मिल गई, आप पुलिस स्टेशन में आओ। हम उनको लेके गए, उन्होंने हॉस्पिटल, हमने मेवा हॉस्पिटल में उनको डाले। ऐसे भी हालात, तो कोई एक्सीडेंट भी हुए ना, हालात बदलते गए ना, यानी कि जनता के साथ क्या खिलवाड़ हुआ ये भी तो हुआ ना। और आगे चल के तो मैं बोलता हूँ कि अच्छा काम कोई भी करेंगे तो लोग उसको चुनेंगे, अच्छा काम नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार वाले काम करेंगे तो आखिर चोरी रहेंगे ना। कोई भी रहो, कोई भी नेता रहो। आज ये कांग्रेस सरकार है, आगे चल के बीजेपी सरकार रहेंगी। आज मेरे को मिलिंद माने साहब भी तो क्या की उन्होंने, हाँ अरे मिलिंद माने साहब के पास तो मैं गया था खुद बुद्धविहार के लिए फंड मांगने के लिए, मेरे को नहीं दिए, 5 साल तक नहीं दिए। आखिर चाहे उनकी सत्ता भी चली गई हाथ से, जब भी नहीं दिए मेरे को फंड। अब क्या बताओ, और मेरा क्या, अरे वो भंते जी का नहीं सुनी उन्होंने। अभी आपने मुस्कान अंसारी का नाम लिया। मुस्कान अंसारी जहाँ पे डूबी थी वहाँ पे अभी पुलिया का निर्माण किया गया है। तो वहाँ बस्ती वालों ने नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री हैं यहाँ के, अपने खासदार हैं, उनका घेराव किए थे कि पुलिया का नाम मित्र बच्ची के नाम पे रखा जाए। तो उसमें क्या एमएनएस ने भी सपोर्ट किया था घेराव में? नहीं, घेराव में एमएनएस ने सपोर्ट नहीं किया था जी, बट मेरा एक प्लान था कि मैं वहाँ पे एक लेटर, मेरे नाम से लेटर पैड पे एक मैं उनको नितिन जी रावत तो नितिन जी गडकरी साहब आ रहे हैं, मुझे ऐसा पता चला था जी। तो मैं उनको एक लेटर दे दे कि मेरी इच्छुकता थी जी, बट मैं कहीं बाहर अर्जेंटली निकल गया जी, उस वजह से वो मेरे हाथ से उनको ध्यापन गया नहीं तो मेरा मुझे भी पता था कि यानी कि मुस्कान अंसारी का वहाँ पे बहुत बड़ी यानी कि दुर्घटना हो चुकी है जी। और वो दुर्घटना में मैं भी उनका यानी कि उस टाइम में बहुत सहयोग किया। उनके माता पिता तो थे ही नहीं मेरे ख्याल से, उनके भाई सलमान और उनकी बहना सारी चीज़ें उनके घर पे भी गया। तो मैं बोला जो भी हमसे होता है, पर वो जो इतना बड़ा जो नाम है अटल बिहारी वाजपेयी जी, माजी प्रधानमंत्री जी, ये नाम उस छोटे से पुलिया को नहीं जमा ना। और थोड़ा कैसा कि अभी कुछ दिन पहले माननीय हमारे सड़क मंत्री नितिन जी गडकरी इन्होंने बोले हैं मीडिया में, सोशल मीडिया पे देखा हूँ मैंने फेसबुक पे, तो अपना इंदिरा चौक से लेके तो सक्करधरा रोड रेशमबाग तक जो ब्रिज बनाने वाले हैं, इंदिरा चौक, कमाल चौक, पाचपौली पुलिया, गोलीबार चौक होते हुए डागा हॉस्पिटल, अंग्रेजन चौक से अपना भालदारपुरा से ऐसा वो रेशमबाग चौक तक वो जाने वाला है। तो ऐसे बड़े ब्रिज को
प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नाम दिए तो बहुत अच्छा लगेगा। कैसा कि ये छोटे बोले पर कुछ ना कुछ वहाँ के लोगों की जान तो जलती है कि जो एक मुस्कान अंसारी का नाम, वो बच्ची का नाम एक मुस्कान करके नहीं आता, अंसारी भी नहीं आता, मुस्कान इतना प्यारा नाम है कि लोगों के चेहरे के ऊपर जो मुस्कान रहती है, आज वो बच्ची के भी चेहरे के ऊपर जो मुस्कान थी, किसकी भी बच्ची रहो, मेरी बच्ची रहो, आपकी बच्ची रहो, कि कोई भी जनता की, कोई भी लोगों की, या मेरे प्रभाग के या मेरे महाराष्ट्र के कोई भी लड़की रहे और उसकी जान जाते, उसका नाम मुस्कान रहता, वो लड़की जो रहती है, लड़की बहुत प्यारी रहती है, उसकी मुस्कान ही प्यारी रहती है। क्योंकि हमारे घर में भी बच्ची है, हमारे भी घर में हम बच्चों की मुस्कान हम देखते हैं, तो ये उचित नहीं है कि वहाँ पे आने के प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी का नाम दिया, मुस्कान नाम देना चाहिए, मुस्कान अंसारी। ये हमारे कुछ भाई लोगों ने वहाँ पे तांडव किए, बहुत अच्छा किए, हम तो उनका शुक्रमान करते हैं। और वहाँ के हमारे मुस्लिम भाई लोगों ने भी वो नाम देने के लिए आगे आए, पर वो हो नहीं पाया। मेरा कहना ऐसा ही है कि माननीय नितिन गडकरी जी को एक ज्ञापन दीजिए, वो नाम चेंज करके हमारे बेटी मुस्कान अंसारी का नाम। और मैं भी आपको बोलता हूँ माननीय गडकरी साहब जी, हमारे वरिष्ठ और हमारे नागपुर के दाता, हमारे नागपुर के दाता माननीय गडकरी साहब, वो पुलिया को आप मुस्कान अंसारी करके नाम दिए तो बहुत बहुत मेहरबानी हो जाएगी। क्योंकि हमारा वहाँ पे बहुत बड़ा परिवार रहता है, हमारा यानी कि मुस्लिम भाइयों का परिवार बहुत बड़ा है, इसलिए उनकी ओर से मैं आपको भी ये बातें कह रहा हूँ सर। कुछ हमसे भी जो कुछ भी हुआ, हम भी आपके साथ रहने के लिए हम तैयार हैं। उस जगह पे हमको आनंद होगा, अच्छा होगा, मुस्कान अंसारी ये नाम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।